गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर पढ़ रहे थे अवकलज का अनुप्रयोग। ठीक है, तो अवकलज के अनुप्रयोग में हम आपको राशियों में परिवर्तन की दर बताए थे। जो राशियों में परिवर्तन की दर हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जैसे कि dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या था, जो राशि y में राशि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम आपको राशियों में परिवर्तन की दर बताए थे। ठीक है, उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल किए थे। एग्जाम्पल करने के बाद हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, एक्सरसाइज 6.1। तो पिछले क्लास में हम आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला जो है वह है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 से जो भी क्वेश्चन है अभी डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2, यानी कि एक कण है और एक वक्र दे रखा है। तो एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। बात समझ आ गया? हमें क्या बोला है, जो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन क्या बोला है, यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी कि y निर्देशांक जो है dy बाई डी टी ये बदल रहा है कितना, 8 गुना तेजी से dx बाई डी टी। ठीक है, यानी y निर्देशांक बदल रहा है, बदलने का मतलब क्या है, चेंज होगा, तो dy बाई डी टी। तो y निर्देशांक में चेंज हो रहा है किससे, 8 गुना तीव्रता से x निर्देशांक का। तो x निर्देशांक क्या हो गया, dx बाई डी टी, क्योंकि x निर्देशांक में चेंज निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए वक्र जो है वो हमें दे रखा है 6y = x³ + 2। अब ये जो है इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो dy, तो 6y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी इक्वल टू x³ का 3x², फिर x का तो dx अपॉन डी टी प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी y का t के रेस्पेक्ट में dy बाई डी टी, x³ का हो गया 3x² और x का हो गया dx बाई डी टी। अब देखिए dy बाई डी टी का वैल्यू हमें पता है, dy बाई डी टी जो है उसका वैल्यू हमें पता है कितना है, 8 dx बाई डी टी, 8 dx बाई डी टी। यहाँ पर रख देते हैं, तो 6 × 8 dx बाई डी टी इक्वल टू 3x² dx अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या किए, जो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या था, 8 dx बाई डी टी, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स, 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स, तो 2 × 8 16 dx बाई डी टी इक्वल टू x² dx बाई डी टी। सबको उठा के एक तरफ क्या हो जाएगा, x² dx बाई डी टी माइनस 16 dx बाई डी टी इक्वल टू 0। इसको भी उठा के हम इधर ले आए, dx बाई डी टी दोनों से कॉमन लेते हैं, तो जब dx बाई डी टी कॉमन लेंगे तो x² माइनस 16 इक्वल टू 0। तो dx बाई डी टी जो है 0 के साथ जाके वो भी 0 हो जाएगा। फिर इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x² माइनस 16 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 16, x इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, तो पॉइंट को फाइंड करने के लिए अब हम x का वैल्यू एक बार +4 और एक बार -4 हम लेके जो कर्व है उस कर्व में रखें। देखो जब x बराबर 4 हो तो y बराबर, देखो 6y हो तो 6y इक्वल टू x का वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 का क्यूब अब प्लस 2, तो 6y बराबर 64 अब प्लस 2, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64। तो यहाँ से आ जाएगा 6y इक्वल टू 66, ये कैंसिल 11 बार में, यानी कि y बराबर 11। अब देखो जब x बराबर -4 हो
अब हम x का मान क्या रखेंगे, -4। इसी में x का मान -4, तो 6y बराबर -64 प्लस 2, तो 6y बराबर -62, तो y बराबर -62/6, ये 2 बार में 3 और ये जाएगा 31, तो y बराबर -31/3। तो देयरफॉर अब वो निर्देशांक हम लिखेंगे, निर्देशांक क्या होगा, x का मान 4, तो y का मान 11, तथा x का मान -4, तो y का मान -31/3। बस में आ गया। तो क्वेश्चन में दे रखा था, यानी ये वक्र दिया था, बोल दिया था इसका y निर्देशांक जो है वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तेजी से बदल रहा है। हम उस हिसाब से कंडीशन लिख दिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इक्वल टू 8 dx बाई डी टी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए t के रिस्पेक्ट में, और dy बाई डी टी जो था उसका हम वैल्यू लेके रख दिए। बस x का वैल्यू आया, x का वैल्यू लेके कर्व में रख दिए जो वक्र दिया था, तो वहाँ से हमें y का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन में जो हवा का बुलबुला पानी में देखते हो बुलबुला निकलने के समय पानी से क्या होता है, बुलबुला निकलता है। तो बुलबुला क्या होता है, गोले के जैसा। जो पानी से बुलबुला निकलता है वो कैसा होता है, गोले के जैसा। तो ये बोला हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, दोनों केस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बढ़े या फिर घटे तो दोनों केस में क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला, जो हवा का एक बुलबुला, हमें हवा का जो बुलबुला है उसका आकार पता चल गया, जो क्या होगा, गोला होगा। बात में आ गया। तो गोले का हम आयतन लिखेंगे। हाँ, हम पहले लिखते हैं, जो माना कि गोले की त्रिज्या बराबर r, गोले का आयतन बराबर v। गोले का जो त्रिज्या है उसको हम r ले लिए, गोले का जो आयतन है उसको हम क्या ले लिए, v। तो अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही थी। यहाँ पे कौन परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बोला है त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बदल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखो dr/dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, यानी कि dr/dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हवा का त्रिज्या जो है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अब एक तो हमें ये चीज़ पता चल गया। नाउ v इक्वल टू क्या होता है, 4/3 πr/क्यू। गोले का आयतन, क्योंकि बोला था बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, बुलबुला मतलब गोला, तो गोले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr/क्यू। अब इसमें हम परिवर्तन निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टी के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है टी के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, करते हैं। v का डिफरेंशिएशन dv/dt
इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू का 4/3 पाई कॉन्स्टेंट था, आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r², आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r², और फिर आर का डिफरेंशिएशन dr/dt। क्लियर है। अब यहाँ से आ गया dv/dt एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी r का मान क्या है 1, तो r का मान हम 1 सेंटीमीटर 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r², r का मान 1 गुना dr/dt का वैल्यू 1/2, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो dv/dt इक्वल टू 2 पाई, v है ऊपर आयतन, आयतन का क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, बाय टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी कि dv/dt इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या आ गया, उस गोले का आयतन में परिवर्तन की दर, क्योंकि हमें पूछा था गुलगुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा, क्योंकि धनात्मक आया तो बढ़ेगा, अगर ऋणात्मक आता तो घटेगा। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हमें बोला है, देखिए एक सेकेंड, हम यहाँ जो व्यास दे रखा है उस व्यास को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें लगता है इंग्लिश मीडियम वाले में जो व्यास था उसमें शायद 2x + 1 का होल क्यू दे रखा था। क्वेश्चन को मिला लेते हैं एक बार, उसमें होल क्यू है या फिर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है वो व्यास क्वेश्चन में कौन सा है 13, तो क्वेश्चन में 13 में 2x + 1 दे रखा है, उसमें स्क्वायर नहीं दे रखा है, ठीक है। ये हमें डाउट हो रहा था, यहाँ पर शायद मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। क्या है जी, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी एक गुब्बारा है वो सदैव क्या है गोलाकार है, यानी कि गोल है, का परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x + 1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो x के सापेक्ष हमें आयतन के परिवर्तन की दर को ज्ञात करनी है। देखिए सॉल्यूशन, तो गुब्बारा जो है वो कैसा है गोलाकार, गुब्बारा जो है उसका आकार दे रखा है वो कैसा है गोलाकार। ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं गुब्बारा वाला, तो गुब्बारे का आकार कैसा होता है गोलाकार, क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो हम गोले का आयतन, माना कि गोले का आयतन बराबर भी, गोले के आयतन को हम मान लिए भी है। अब गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर r, ठीक है। ये तो हम लेट कर लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, देखिए एक गुब्बारे जो सदैव गोलाकार रहता है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, का परिवर्तनशील का मतलब बदलने वाला, जो क्या होगा बदल रहा होगा, परिवर्तनशील व्यास को हम किसे लिखते हैं d से, यानी कि व्यास जो है यानी d का मान वो दे रखा है 3/2 इंटू 2x + 1, परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x + 1 है,
x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में व्यास दे रखा है, क्वेश्चन में हमें क्या हुआ है, व्यास दे रखा है। अब बोला है उसके आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए हमें आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष निकालनी है और व्यास दे रखा है। हमें क्वेश्चन में व्यास का तो काम नहीं होगा, किसका काम होगा, त्रिज्या का। तो व्यास इन त्रिज्या क्या है, r, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। इसको आधा करो तो 3/4, क्योंकि 3/2 है, आधा करेंगे तो 1 2 और आ जाएगा, तो 2 2 नहीं 4, तो 3/4 इंटू 2x + 1। क्लियर है। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, व्यास दिया था उसका हम त्रिज्या निकाल लिए, यानी कि व्यास को हम आधा कर दिए तो क्या निकल के आ गया, उसकी त्रिज्या। अब देखिए गोले के आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v = 4/3 पाई r क्यूब। तो v = 4/3 पाई r का वैल्यू क्या है, 3/4 इंटू 2x + 1 और इस पूरे का क्यूब, क्योंकि क्या है r क्यूब, r का वैल्यू यह है, इस पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो v = 4/3 पाई इंटू 3/4 का क्यूब, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, क्योंकि इस पूरे का पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू में 2x + 1 का होल क्यूब। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो v = 9 पाई 3 × 3 9/16 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है। तो ये जो है हम गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, उसमें r का वैल्यू लिख के सॉल्व कर लिए, ये चीज़ मिल गया। अब हमें पूछा है जो व्यास इतना है तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन ये रहा, इसमें x के सापेक्ष परिवर्तन पूछा है, किसके सापेक्ष, x। तो x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v का हो जाएगा dv/dx = 9π/16 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। पावर को आगे लिए, पावर में से 1 कम कर दिए। अब ये तो पावर का हुआ था, अब इसके अंदर वाले का तो 2x का करेंगे तो हो जाएगा 2 और +1 का हो जाएगा 0। क्या हो गया, dv/dt, ये dv/dx = देखो 3 × देखो 2 से ये कैंसिल, 8 टाइम्स 9 × 3 27π/8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। बस में आ गया। तो उसमें आयतन की जो परिवर्तन की दर होगा यही उसका आंसर हो जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में x का मान नहीं दे रखा है। अगर x का मान दिया रहता तो हम उसमें x का मान रख देते। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में x का मान नहीं दे रखा है, तो हम आंसर को वहीं पे छोड़ देंगे, 27/8 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। अब अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पाइप से रेत 1200 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने
रेत से बने शंकु की ऊंचाई, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोला है, एक पाइप है, एक पाइप से रेत, रेत का मतलब सेंड, रेत का मतलब सेंड, SAND, सेंड, सेंड मतलब रेत यानी कि जो बालू होता है। ठीक है, एक पाइप से रेत यानी बालू, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। यानी एक पाइप है, उससे जो है रेत जो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, यानी कि पाइप से जो रेत गिर रहा, जो बालू गिर रहा, वो क्या है, जब नीचे पाइप से बालू गिरता है यानी रेत गिरता है तो वो एक शंकु का निर्माण करता है। बस में आ गया, जब नीचे ज़मीन पे आ रहा है तो ज़मीन पे रेत इकट्ठा होकर क्या हो रहा है, एक शंकु का निर्माण हो रहा है। एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए माना कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शंकु, शंकु, तो माना कि शंकु की त्रिज्या बराबर r, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर h, शंकु का आयतन बराबर v। तो शंकु जो है, शंकु का त्रिज्या मान लिए, शंकु की त्रिज्या r है, शंकु की ऊंचाई h है, शंकु का आयतन जो है वो v है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, यहाँ पे हम प्रश्नानुसार देख रहे हैं। प्रश्न में अब क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम यूनिट देखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, यानी कि dV बटे नीचे क्या है सेकेंड, तो किसका होगा, टाइम का। बात समझ आ गया, यानी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसका जो यूनिट है, यूनिट से हम पहचान गए जो dV/dt हमें दे रखा है। तो एक तो हमें dV/dt का मान दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तथा क्वेश्चन देखिए, जिसकी, यहाँ से जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई यानी कि ऊंचाई h, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, जिसकी ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r, आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग यानी कि 1/6। बस में आ गया, यानी ऊंचाई बोला, आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग, तो 1/6 कर दिए, बटे में कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, r = 6h। क्लियर है, तो ऊंचाई जो था वो आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग था, यानी कि 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो वहाँ से आ गया r = 6h। अब हमें क्या पूछा है, देखिए शंकु चूंकि आयतन v बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r² h। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है, 10th में पढ़े थे, क्या होता है, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h। यहाँ से v = 1/3 पाई r का मान r², 6h का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 36 h² इंटू h। ये 3 से 36 कैंसिल, 12 बार में, तो v = देखो 12 पाई h² इंटू h, तो h³ ये वॉल्यूम निकल के आ गया। हमें क्या बोला है, जो उसकी ऊंचाई किस दर से बदल रही है, यानी कि हमें ऊंचाई में परिवर्तन देखना है। हमें क्या देखना है, जो उसकी ऊंचाई किस दर से बदल रही है, क्योंकि हमें ऊंचाई के लिए ही पूछा है, तो ऊंचाई में परिवर्तन नहीं कि h में परिवर्तन देखना है। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v का डिफ्रेंशिएशन dV/dt = 12 पाई नियतांक है, 12 पाई नियतांक है। HQ का डिफ्रेंशिएशन
3h², फिर h का डिफ्रेंसिएशन dH/dt, ठीक है। dV/dt का वैल्यू 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h² dH/dt। 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, क्या बच गया, 1 बराबर पाई इंटू 3h², h का मान दे रखा है कितना 4, तो h², 4 का स्क्वायर 16 dH/dt, 1 बराबर 16 या 48 पाई dH/dt, तो dH/dt इक्वल टू 1/48 पाई h यानी कि सेंटीमीटर, t सेकेंड, यानी उसकी ऊंचाई में जो परिवर्तन है, ऊंचाई में परिवर्तन पूछा था कितना होगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी उसकी ऊंचाई में जो परिवर्तन होगा वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन जो है सब बहुत ही क्वेश्चन आसान हमें दे रखा है, बस थोड़ा सा एक बार हमें देखना होगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है और किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है जो एक वस्तु की x इकाइयों, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में संबंध, उत्पादन में संबंध कुल लागत C ऑफ x रुपये में C ऑफ x बराबर 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, ठीक है। 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। ऐसा क्वेश्चन एक क्लास में हम आपको करवाए थे, सेम ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में आपको एक करवाए थे। देखिए सॉल्यूशन, C ऑफ x दे रखा है हमें 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत C ऑफ x रुपए में, यानी कुल लागत ये दे रखा है और कितना प्रोडक्शन हुआ है, x इकाई का प्रोडक्शन हुआ है। x इकाई के प्रोडक्शन का जो कुल लागत है वो इतना है, से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। हमें सीमांत लागत पूछा है। सीमांत लागत उस दिन बताए थे। जो सीमांत लागत क्या होगा, कुल लागत में आउटपुट, कुल लागत यानी C ऑफ x में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, समझ आ गया। कुल लागत C ऑफ x में x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सीमांत लागत। तो सीमांत लागत जो होता है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। देखिए ये रहा सीमांत लागत, सीमांत लागत इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि MR, मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेवेन्यू। तो MC इक्वल टू हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 0.007
इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 15x का डिफरेंशिएशन 15 4000 का 0। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0.007 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 17, तो एक्स स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू एक्स का मान 17 प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ से इसको यानी कि एम सी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत बराबर क्या हो जाएगा, इन सबको हम गुना भाग कर लेना, स्क्वायर करके गुना सबको करके जोड़ घटाव कर लीजिएगा, तो जो टोटल आएगा यहाँ से वही उसका क्या हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत। याद रखेंगे सीमांत लागत अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमें टोटल कॉस्ट दिया रहेगा, जो हमें टोटल कॉस्ट दिया रहेगा उस टोटल कॉस्ट में एक्स इकाई यानी कितने इकाई का प्रोडक्शन है उसी से हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे सीमांत जो टोटल कॉस्ट था उसमें एक्स इकाई का उत्पादन था, तो एक्स के सापेक्ष हम उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बस ये सीमांत लागत निकल के आ गया। अब यहाँ से गुना भाग कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही यहाँ पे लिख देंगे। बस में आगे अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में है किसी उत्पाद की x इकाइयों, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय R ऑफ x रुपयों में R ऑफ x बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है, सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन वही दे रखा है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय R ऑफ x रुपये में इतना है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमें देखिए R ऑफ x कितना दे रखा है 13x² प्लस 26x प्लस 15, तो हमें बोला है पर से प्रदत्त है सीमांत आय ज्ञात कीजिए। सीमांत फिर से वही मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगा एम सी इक्वल टू वो क्या आ जाएगा डी आर ऑफ एक्स बाय डी एक्स, यानी कि आर ऑफ एक्स जो है उसमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा एम सी इक्वल टू 26x क्योंकि पावर को आगे लेंगे प्लस 26, एम सी इक्वल टू 26 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 7 अब प्लस 26, तो एम सी इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुना 6 42 बचा 7 गुना 6 42 तो 4 और 7 गुना 14 4 18 अब प्लस का 26, तो एम सी इक्वल टू 182 प्लस 26 तो 6 2 8 8 2 10 1 1 2। ठीक है, तो उसका मार्जिनल कॉस्ट हमें जो सीमांत लागत निकालना था वो कितना आ गया 208 रुपये का। क्लियर है, तो जब भी इस टाइप में क्वेश्चन रहेगा तो जो टोटल रहेगा उसको हम क्या करेंगे जितने इकाई का प्रोडक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 16। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में
परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की दर है। पहला ऑप्शन दे रखा है 10 पाई, दूसरा ऑप्शन है 12 पाई, तीसरा ऑप्शन है 8 पाई और चौथा ऑप्शन है 11 पाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, चारों ऑप्शन दे रखा है। देखिए क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त है उसकी त्रिज्या में दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो पूछा है r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। बहुत आसान है, देखिए सॉल्यूशन। ए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें परिवर्तन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ए का हो जाएगा डी ए बाय डी आर, पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर, क्योंकि आर स्क्वायर में 2 को आगे लेंगे, 2 पाई आर, तो डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 6 इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। कौन सा आंसर हो गया 12 पाई, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो बस हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, और इस बात को हम याद भी रखेंगे, जो वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है, क्योंकि वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है एक उत्पाद की x इकाइयों, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में आर ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब r बराबर 15 है तो सीमांत आय है। पहला ऑप्शन दे रखा है 116, दूसरा ऑप्शन है 96, तीसरा ऑप्शन है 90, चौथा ऑप्शन है 126, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो फिर से वही दे रखा है सीमांत वाला, तो सीमांत वाले में क्या करेंगे, सिर्फ अवकलन करना होता है। तो देखिए सॉल्यूशन, यानी कि आर ऑफ एक्स वो दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 36 प्लस 0, क्योंकि x स्क्वायर का 2x, 36 का 36, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 5 का 0। तो आर ऑफ x इक्वल टू 6 इंटू एक्स का मान 15 प्लस 36, तो आर ऑफ x बराबर 15 छक 90 प्लस 36, तो आर ऑफ x बराबर 126। तो कौन सा होगा ऑप्शन डी, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 6.1 है वो पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा, परिवर्तन की दर, यानी किसी राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो है अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला जो क्लास होगा, कल वाले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वर्धमान फलन तथा ह्रासमान फलन। क्या पढ़ेंगे, वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ना हमें, अगला टॉपिक जो है वह है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है, यानी कौन सा फलन वर्धमान है, कौन सा फलन ह्रासमान है। वर्धमान का मतलब बढ़ना, ह्रासमान का मतलब कम होना। तो उसको समझने के लिए भी हमें डिफ्रेंसिएशन ही आना चाहिए, यानी अवकलन अगर हमें आएगा तो वो चीज़ भी हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी अवकलन करके और हम उसका वर्धमान और ह्रासमान निकालने का मेथड है, जो पॉइंट हम लिखवाएंगे उसी पॉइंट के हिसाब से हम उसको अलग अलग कर देंगे, जो कौन सा फंक्शन वर्धमान है या फिर कौन सा फंक्शन ह्रासमान है, या फिर ना ही वर्धमान है या ना ही ह्रासमान है।
समझ में आइए। तो अगला टॉपिक जो है वो वर्धमान और ह्रासमान हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ही आसान था, बस जो चीज़ हमें दिया है उसी को एक बार रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो वो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है, उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, बस वही हमारे क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो हम अगले क्लास में करते हैं।